डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आपने ये कहावत तो कई बार सुनी होगी, पर इसका मतलब यही होता है कि कभी किसी को देख के हमें इस बात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो इंसान वास्तव में कैसा है। अब आप इस लड़की को ही देख लीजिए जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। देखने में कितनी भोली, कितनी क्यूट लगती है ना, पर जब हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस लड़की का नाम इज़ाबेल गॉज़मैन है, जिसने अपने गुस्से और पागलपन में अपनी खुद की माँ को मौत के घाट उतार दिया। पर यह खून तो कुछ भी नहीं है। उसने इस खून को जिस तरह किया, उसे जान के आपके पूरे शरीर में कर्रन सा दौड़ने लगेगा। आइए मैं आपको इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। एक आम इंसान जब पहली बार कोई मर्डर करता है तो या तो वो बहुत घबराया हुआ होता है या फिर उसे खुद की करने पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। पर इज़ाबेल गॉज़मैन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपनी माँ के मर्डर के केस में जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और कैमरे को देख के अलग अलग मुंह बना रही थी, मानो अभी तक उसने कुछ किया ही ना हो। पर इससे पहले कि हम इस केस के बारे में जाने, आइए मैं आपको इज़ाबेल की शुरुआती जिंदगी के बारे में बताता हूँ। 18 साल की इज़ाबेल गॉज़मैन अपनी माँ यूनमी हॉय और अपने स्टेप डैड रायन के साथ ओरेना कोलोराडो में रहा करती थी। बचपन से ही इज़ाबेला एक एवरेज स्टूडेंट थी और अपने फ्यूचर को लेके भी उसका कोई प्लान नहीं था। लाइक वो बड़े होकर क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पर बचपन से ही वो अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उससे अक्सर लड़ाई करती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करती थी। मतलब अगर उसकी माँ उसे किसी बात के लिए डांट भी देती थी तो इतना गुस्सा हो जाती थी मानो वो उसको अभी के अभी खून कर देगी। जब वो 6 साल की थी तब उसकी माँ और उसके पापा का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद से ही वो अपनी माँ के साथ कोलोराडो में रहा करती थी। अब एक नॉर्मल बच्चे के मम्मी पापा अगर अलग हो जाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे काफी दुखी होगा। पर इज़ाबेला के केस में ऐसा नहीं था। उसे इस बात का कोई गम नहीं था कि उसकी मम्मी, उसके पापा अलग हो गए हैं। उसे बस उनसे अपनी जरूरतों को पूरा करने तक का ही मतलब रहता था। और तो और अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के अगले साल ही, यानी कि जब वो 7 साल की थी, तभी उसको और उसकी माँ के बीच इतना बुरा झगड़ा हुआ कि उसकी माँ को मजबूरन कुछ दिन के लिए उसके डैड रिचर्ड के पास भेजना पड़ा। आपको बता दें, भले ही इज़ाबेला अपनी माँ से बेहद नफरत करती थी, पर वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और इसलिए वो जब भी उनके साथ होती थी तो वो बिल्कुल सीधा बनने की कोशिश करती थी। तो कुछ दिन बाद अपने डैड के यहाँ रहने के बाद वो फिर अपनी मॉम के यहाँ रहने आ गई। पर अभी भी कुछ बदला नहीं था। इज़ाबेला अभी भी अपनी मॉम के साथ वैसा ही बर्ताव करती थी। उसकी मॉम एक आर्टिस्ट थी और इस वजह से उनकी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से इज़ाबेला को अपनी लाइफ गरीबी में गुजारनी पड़ रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। वो अपनी गरीबी से इस कदर नफरत किया करती थी कि उसे अपनी माँ की कड़ी मेहनत कभी नजर ही नहीं आती थी। उसे बस वो सारी चीज़ें खरीदनी होती थी जो कि एक रिच फैमिली के बच्चे खरीद सकते थे। और जब उसकी माँ ये खरीदने में कैपेबल नहीं होती थी तो इज़ाबेला उस पर गुस्सा करती थी, उसे बुरा भला कहती थी और कभी कभी तो उसके साथ मारपीट भी कर लिया करती थी। अब अभी तक उसकी माँ को लगता था कि अभी वो छोटी है, शायद इसलिए उसकी सिचुएशन को नहीं समझती है। जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसका ये गुस्सा खुद कम हो जाएगा और वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगी। बट गैस व्हाट, जैसे जैसे इज़ाबेला बड़ी होती गई उसकी अपनी माँ के लिए नफरत और भी बढ़ती गई। वो अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगी कि अब उसे अपनी माँ की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं था, या फिर यूं कह ले वो अपनी माँ को जिंदा तक नहीं देखना चाहती थी। उधर उसका स्कूल की पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लग रहा था, जिसके बाद उसने अपने हाई स्कूल कंप्लीट होने से मात्र 2 मंथ्स पहले स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया। इससे उसकी माँ यूनमी हॉय काफी दुखी हुई। वो चाहती थी कि उनकी बच्ची पढ़े, ज्यादा नहीं तो कम से कम अपना हाई स्कूल ही कंप्लीट कर ले। पर इज़ाबेला को ये बात कौन समझाए, वो तो अपनी माँ की सुनती ही नहीं थी। और अगर उसकी माँ उसके डैड रिचर्ड से उसके बारे में कुछ बता भी देती और उससे बात करने को कहती तो भी तो इज़ाबेला को अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आता था। इस प्रकार यूनमी हॉय दोनों तरफ से बस हैरान परेशान थी। एक तरफ वो इज़ाबेला की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 3 पार्ट टाइम जॉब करती थी और दूसरी तरफ इज़ाबेला उनके पीठ पीछे अपने घर में बॉयज़ को बुला के अय्याशियाँ क्या करती थी। एक बार तो उसकी माँ ने एक लड़के को घर पर अकेले इज़ाबेला के साथ भी पकड़ लिया, जिसके बाद उसने इज़ाबेला को खूब डांट लगाई, उसे समझाने की कोशिश की। पर इज़ाबेला कहाँ समझने वाली थी, पर उसने उल्टा अपनी माँ को ही सुना दिया
और घर छोड़ के कई दिनों तक गायब हो गई। वैसे ये पहली बार नहीं था जब इज़ाबेला घर से भागी थी। इससे पहले भी जब कभी उसकी अपनी माँ के साथ लड़ाई होती थी तो वो घर छोड़ के फरार हो जाया करती थी, पर वो कहाँ जाती थी ये किसी को भी नहीं पता था। तो किसी तरह युनमी होए अपनी संकी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। पर डिवोर्स के बाद उन्हें एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करने लगे थे। पर जब युनमी होए को लगा कि अब शायद इज़ाबेला को संभालना उसके अकेले के बस की बात नहीं है, तो उसने जल्दी जल्दी में अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम रायन था उससे शादी कर ली। पर इस बात का भी इज़ाबेला पर बिल्कुल उल्टा रिएक्शन हुआ। वो इसके बाद अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत करने लगी और माँ के साथ साथ वो अपने स्टेप डैड से भी उतना ही नफरत करने लगी थी, क्योंकि इज़ाबेला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई बाहर का आदमी उसके डैड की जगह ले। दूसरी तरफ रायन वाकई में युनमी होए से बेहद प्यार करता था और वो एक अच्छा इंसान भी था। वो अक्सर इज़ाबेला को कुछ कुछ चीजें दिलाया करता था, पर इसका इज़ाबेला पर कोई पॉजिटिव असर नहीं हुआ। उल्टा वो हमेशा रायन से छोटी छोटी बातों पर लड़ने के बहाने ढूंढा करती थी और इस प्रकार इज़ाबेला अब एक शख्स नहीं बल्कि दो शख्स के साथ लड़ा करती थी। वो इतनी ज्यादा गुस्से में पागल हो चुकी थी कि वो अब अपनी माँ पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, अब वो उन पर थूक भी दिया करती थी। जरा सोच के देखिए, एक माँ जो अपनी बेटी की खुशी के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, उसकी बेटी उस पे थूकती थी। मतलब इसी से आप इज़ाबेला की टॉक्सिसिटी का पता लगा सकते हैं। अब चूंकि इज़ाबेला पूरी तरह युनमी होए के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, तो उसने इज़ाबेला को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब वो भी इज़ाबेला के इस बिहेवियर से थक चुकी थी। तो इज़ाबेला काफी समय तक अपनी मॉम से दूर रही, पर उसने अभी भी अपनी मॉम का पीछा नहीं छोड़ा। वो अक्सर अपनी मॉम को धमकी से भरे टेक्स्ट और ईमेल भेजा करती थी, जिसमें वो उसे जान से मारने की धमकी देती थी। एक बार तो बात यहाँ तक जा पहुंची थी कि रायन अपने घर पुलिस तक बुला लाया था, पर कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक बार फिर इज़ाबेला अपने घर आ धमकी, और जब उसकी मॉम ने उससे टेक्स्ट और ईमेल्स के बारे में पूछा तो वो भड़क गई और अपनी मॉम पर किचन में रखे डिशेस से हमला करने लगी। जब ये झगड़ा शांत हुआ तो वो अपने रूम में गई और इसके बाद जो उसने किया उसे सुन आपकी रूह कांप उठेगी। उसने अपनी मॉम को एक लास्ट टेक्स्ट किया जिसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, यानी कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब जब ये सब बात इज़ाबेला के रियल फादर रिचर्ड को पता लगती है तो उसे लगता है कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। वो इज़ाबेला को समझाने के लिए उसे रायन और युनमी होए के साथ बिठाता है और उसे बड़े प्यार से समझाता है। दोस्तों, ये पहली बार था जब इज़ाबेला किसी की बात को इतने ध्यान से सुनती है और ये प्रॉमिस करती है कि वो अब ऐसा नहीं करेगी और खुद को सुधारने की कोशिश भी करेगी। जिसके बाद युनमी होए, रायन और रिचर्ड तीनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो अब ये लड़की किसी को परेशान नहीं करेगी और अपनी माँ के साथ अच्छे से बिहेव करेगी। पर ये तो बस इज़ाबेला की एक चाल थी। उसके मन में तो अब अपनी माँ को लेकर थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं बची थी। वो बस इस मौके की तलाश में थी कि वो अब और कैसे अपनी माँ को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर सके। फिर आया वो काला दिन। युनमी होए रायन को बोलती है कि वो शावर लेने जा रही है, जिसके बाद वो दोनों सोएंगे क्योंकि कल उसकी मॉर्निंग शिफ्ट है। तो रायन भी उसकी बात मानकर सोने चला जाता है, लेकिन तभी उसे बाथरूम से धड़ाम की आवाज आती है। वो उस तरफ भागता ही है कि उसे युनमी होए की चिल्लाने की भी आवाज आने लगती है। वो पागलों की तरह भागता हुआ बाथरूम की तरफ जाता है, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे बाथरूम का दरवाजा लॉक मिलता है। वो उसे धक्का मार के खोलने की खूब कोशिश करता है, पर वो दरवाजा खोल नहीं पाता है। वहीं अंदर से उसे युनमी होए की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो चिल्लाता है, इज़ाबेला ऐसा मत करो, भगवान के लिए रुक जाओ, वो तुम्हारी माँ है। लेकिन इज़ाबेला के सर पर तो खून सवार था, वो ये सब कहाँ सुनने वाली थी। इसके बाद रायन भागते हुए गिरते पड़ते हुए नीचे फोन के पास जाता है और पुलिस को फोन करते हुए फिर वापस बाथरूम के गेट पर पहुंच जाता है और बार बार दरवाजे को धक्का मार के खोलने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे युनमी होए की चीखने की आवाज कम होने लगती है। ये देख रायन का कलेजा ठंडा पड़ जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद जो वो देखता है उसे सुन आपकी आंखों की नींद उड़ जाएगी। रायन देखता है कि बाथरूम के नीचे रखा मैट पूरी तरह खून से लथपथ था। ये देखते ही उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं वो अपनी युनमी होए को खो ना दे।
वो जल्दी से बाथरूम के दरवाजे पर अपने कान लगाता है, जिसके बाद उसे अपनी वाइफ के अंतिम शब्द सुनाई देते हैं। जीवो यानी गॉड। उसे यह समझ आ जाता है कि उसने अपनी वाइफ यानी कि यूनमी होए को खो दिया। इसके बाद उसे लगता है कि अब शायद उसकी बारी है। वो इस डर से धीरे से वहां से सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, पर तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और खून से लथपथ इज़ाबेल अपने लेफ्ट हैंड में चाकू लिए बाहर आती है। वो रायन की तरफ देखती भी नहीं है, वो सीधे सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। जिसके बाद रायन भागते हुए यूनमी की तरफ जाता है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो देखता है कि यूनमी पूरी तरह खून से लथपथ है। उसके चेहरे पर इतना खून है कि उसको उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। इज़ाबेला ने 79 बार अपनी माँ पर चाकू से प्रहार किया था, जिसमें उसने 31 टाइम्स डायरेक्टली अपनी माँ के चेहरे पर वार किया था। जी हाँ, इतनी नफरत हो गई थी उसे अपनी माँ से कि वो उसका चेहरा एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहती थी। उसने 79 वार में से ज्यादातर वार अपने माँ के फेस पर किए, क्योंकि वो इस चेहरे का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद इज़ाबेला फरार हो गई, पर जल्द ही उसे पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान अरेस्ट कर लिया गया। पर आपको सुन के गुस्सा आएगा, क्योंकि उसे इस खौफनाक मर्डर की सजा नहीं दी गई, क्योंकि जब इसका मेडिकल कराया गया तो ये बात सामने आई कि वो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया की शिकार थी और उसे अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दिया करती थी, और इसलिए कोर्ट ने यह कहकर उसे सजा नहीं दी कि वो इस बीमारी की वजह से अपने कंट्रोल में नहीं थी और उसे सजा की नहीं बल्कि इलाज की जरूरत है। इज़ाबेला आज भी साइकाट्रिक फैकल्टी में खुद का ट्रीटमेंट करवा रही है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब ठीक होगी भी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इतने खौफनाक मर्डर के बाद उसका सजा से बच जाना सही था या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।